कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक माँ और बेटी को। माँ का नाम होता है यूशी और बेटी का नाम मी है। मी अभी बहुत छोटी है, स्कूल नहीं जाती। हर दिन उस बच्चे उसके साथ खेलने घर आता है। एक दिन जब बच्चे मी के साथ खेल रहे होते हैं, तभी यूशी को अचानक कुछ याद आता है। वो पूरे घर की अच्छी तरह जांच करती है और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो लौट आती है तब घर में कोई बच्चा नहीं होता, यहाँ तक कि मी भी गायब होती है। पहले यूशी सोचती है कि मी अपने दोस्तों के घर चले गई होगी, लेकिन जब काफी समय बीत जाता है तो वो घबरा जाती है। बाकी बच्चों से पूछती है तो वो लोग बताती है कि मी बहुत देर से कहीं दिखाई नहीं दे रही। यूशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो हर जगह ढूंढती है, अपने पति को फोन करती है, पुलिस को खबर दी जाती है, पूरे दिन खोजबीन होती है, लेकिन मी कहीं नहीं मिलती। सब लोग थक कर घर लौट जाती है। रात में जब यूशी कपड़े धोने वाली मशीन खोलती है तो उसकी सीख निकल जाती है। मी वॉशिंग मशीन के अंदर बंद थी और दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। ये यूशी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक साल बीत जाता है। यूशी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। उसे पता था कि मशीन का लग खराब था। अगर वो पहले ठीक करा देती तो शायद मी बच जाती। वो खुद को दोष देती रहती है। कोई तरह की थेरेपी के बाद भी वो सामान्य नहीं हो पाती। एक दिन उसकी माँ उसे एक पर्ची देती है। उसमें एक मंदिर के बारे में लिखा होता है, जहाँ मृत लोगों की चीजें जलाकर विशेष पूजा की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिले और परिवार आगे बढ़ सके। यूशी सोच में पड़ जाती है। तभी तेज हवा से वो पर्चा उड़ जाता है और जाकर एक पुराने गुड़िया के डिब्बे पर गिरता है। यूशी उस डिब्बे में रखी अजीब सी गुड़िया को देखती है। वो उसे अपनी बेटी जैसे लगती है। किसी अजीब आकर्षण के कारण वो गुड़िया खरीद कर घर ले आती है। धीरे धीरे यूशी उस गुड़िया को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। उसे नहलाती है, कपड़े पहनाती है, खाना खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि गुड़िया के बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। यूशी उन्हें काटती भी है, फिर भी वो दोबारा बढ़ जाती है। दादा हिको को वो गुड़िया बिल्कुल अच्छे नहीं लगती है। वो डरते हैं। डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर कहते हैं कि अभी गुड़िया सीना सही नहीं होगा, क्योंकि यही से यूशी को संभाल रही है। दादा हिको यूशी के पति है। कुछ समय बाद यूशी गर्भवती होती है। घर में नई उम्मीद आती है। बेटी जन्म लेती है। उसका नाम भी वही रखा जाता है जो पहली बेटी का था। यूशी नई बच्चे से व्यस्त हो जाती है और गुड़िया को किनारे रख देती है। एक दिन बेबी मॉनिटर में दिखता है कि गुड़िया बच्चे के ऊपर रखी है और उसके बालों से बच्चे की गर्दन छिल जाती है। परिवार डर जाता है। गुड़िया को बंद कर दिया जाता है। समय बीतता है, बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन वो गुड़िया फिर से ढूंढ लेती है। गुड़िया के बाल फिर बढ़ चुके होते हैं। बच्ची कहती है कि वो गुड़िया से डरती है। एक दूसरे बच्चे के हाथ पर काटने का भी निशान मिलता है और वो कहती है कि गुड़िया ने काटा, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। अजीब घटनाएं बढ़ती जाती है। यूशी को बुरे सपने आते हैं। उसे लगता है कि गुड़िया उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा देगी। वो गुड़िया को फेंक देती है, लेकिन वो बार बार वापस आ जाती है। जो भी उसे नष्ट करने की कोशिश करता है उसके साथ हादसा हो जाता है। फिर पता चलता है कि गुड़िया के अंदर इंसानी बच्चे का पूरा कंकाल है। ये गुड़िया एक मशहूर गुड़िया बनाने वाले यासुमोतो ने बनाई थी। उसकी पत्नी ने अपनी ही बेटी को फांसी दे दी थी, क्योंकि वो बेटा चाहती थी। बाद में खुद भी मर गई। यासुमोतो ने अपनी मरी हुई बेटी की हड्डियों से गुड़िया बना दी थी। तभी से वो गुड़िया श्राप बन गई। मंदिर वाले लोग गुड़िया को जलाने का नाटक करते हैं, लेकिन असली गुड़िया बेचने की कोशिश करते हैं। उनके साथ भी भयानक हादसा हो जाता है। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जब गुड़िया को उसकी असली कब्र में दफनाने की कोशिश की जाती है तब सब कुछ आसान नहीं होता। जैसे ही वो लोग उस जगह में पहुंचते हैं जहाँ पहले यासुमोतो की पत्नी को दफनाया गया था, मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, आसमान काला हो जाता है और भयानक तूफान आता है। पुजारी मंच पर रहा होता है। गुड़िया को सफेद कपड़ों में लपेटा गया होता है, लेकिन अचानक गुड़िया हिलने लगती है। उसकी आंखें खुल जाती है। उसका चेहरा जरामरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर आत्मा बाहर आना चाहती है। पुजारी घायल हो चुका है, इसलिए आगे का काम यूशी और दादा हिको को करना पड़ता है। उन्हें खुद गुड़िया को कब्र में डालना होता है। जैसे ही यूशी गुड़िया को गड्ढे में रखती है, उसे अपनी पहली बेटी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो तस्वीर उठाने झुकती है, तभी गुड़िया अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कब्र के अंदर खींचने लगती है। उस समय यूशी को वही दृश्य याद आता है जब उसकी पहली बेटी वॉशिंग मशीन में फंसी थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद मशीन के अंदर फंस गई है और कोई उसे बाहर नहीं निकल पा रहा। दादा हिको उसे बचाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो यूशी को बाहर खींचती है। यूशी के बाल किसी चीज में उलझ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए वो अपने बाल काट देती है। आखिरकार वो दोनों किसी तरह उस जगह से निकल आते हैं और कब्रों को बंद कर देती है। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी सामान्य दिखने लगती है। वो लोग हंसते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, अपनी बेटी को प्यार करते हैं। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन असली डर यही खत्म नहीं होता। यूशी की माँ को कुछ अजीब लगता है। वो बेबी मॉनिटर को पुरानी रिकॉर्डिंग देखती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि उनकी छोटी बेटी गुड़िया से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरी माँ मुझे मारती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यूशी मुझे माँ जैसे प्यार देती है, मुझे वही माँ चाहिए। ये सुनकर यूशी की माँ डर जाती है। उसे लगता है कि पूजा पूरी तरह सफल नहीं हुई। फिर सच्चाई सामने आती है। असल में जब यूशी और दादा हिको उस कब्र से लौटे थे तब वो अपनी असली बेटी को साथ लेकर नहीं आए थे। उनकी असली बेटी यूशी के माँ के पास ही रह गई थी।
लेकिन यूशी और दादा हिको को ये एहसास नहीं होता है, जिसे वो लोग अपनी बेटी समझकर घर लाए थे वो असल में वही गुड़िया थी जिसने इंसान का रूप ले लिया था। गुड़िया ने अपनी वादा पूरा कर लिया, उसे माँ का प्यार चाहिए था, उसे वो प्यार मिल गया। अब वो यूशी के साथ रह रही होती है और यूशी को ये पता तक नहीं है कि वो अपनी असली बेटी को खो चुकी है दूसरी बार। दूसरी तरफ असली बच्ची अपनी नानी के पास माँ के प्यार के लिए तरस रही होती है। फिल्म यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी डॉल हाउस की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।